साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बंधक। आइए कहानी सुनते हैं। राधिका ने मेरे हाथ में पत्र पकड़ाते हुए कहा, मम्मी, सुनील मामा की चिट्ठी। मैं देर तक लिफाफे को उलट पलट करती रही। फॉर्म के नीचे सुनील का ही नाम था, पर मोहर विदेशी नहीं थी। टिकट भी उदबिलाव वाला भारत का ही था। तो क्या वह इन दिनों भारत आया हुआ है? मेरा तो इन दिनों उस घर से एक तरह से संपर्क ही टूटा हुआ है। शुभी या निधि से ही हालचाल मालूम होते रहते हैं, पर उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया। वे भी सोचती होंगी, हर बार हम ही फोन क्यों करें? क्या हमारे पैसे नहीं लगते? मम्मी, राधिका ने मेरा ध्यान भंग करते हुए कहा, पोस्टमैन अंकल कुछ कह रहे हैं। मैडम, पोस्टमैन ने कहा, एक बड़ा पार्सल आया हुआ है, यह रसीद रख लें। आज शाम या कल सुबह डाक खाने से पार्सल ले लें। मैंने रसीद देखी। पार्सल भी सुनील ने ही भेजा था। शायद उसी के संदर्भ में पत्र होगा। कमरे में जाकर मैंने उत्सुकता से पत्र खोला। मुश्किल से 8-10 पंक्तियां लिखी थी। दीदी, बाबूजी बहुत बीमार है। अगर डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो उनकी चंद सांसें बची है। इसलिए मैं मीना और मिलिंद को लेकर यहाँ आया हुआ हूँ। उन्होंने मिलिंद को नहीं देखा था ना? तुमने तो मीना को भी नहीं देखा। खैर, वह इतना ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी यह है कि बाबूजी ने तुम्हें एक अरसे से नहीं देखा है। वे मुँह से तो कुछ नहीं कहते, पर माँ बताती है कि तुम्हारा जिक्र चलते ही उदास हो जाते हैं। माँ भी कहती है कि बिटिया पता नहीं किस बात पर रूठी है। भैया भाभी अलग अपराध बोध महसूस करते हैं। खैर, अब ज़्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है। एक बार आकर मिल लो तो ठीक है, बाद में तो सिर्फ पछतावा ही हाथ रह जाएगा। तुम्हारा सुनील। पत्र हाथ में लेकर मैं देर तक संज्ञा शून्य सी बैठी रही और फिर एकाएक भर भर आकर रो पड़ी। यह रुलाई मेरे मन में पता नहीं कितने दिनों से, कितने वर्षों से दबी पड़ी थी, जिनके कारण मैंने यह स्वैच्छिक वनवास ग्रहण किया था। उनके सामने रोकर मैं अपनी तौहीन नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आंसू भीतर ही भीतर सोख लिए थे। आज वे आंसू पूरे आवेग के साथ बह निकले थे। अपना घर और माँ बाबूजी बेतरह याद आ रहे थे। मन हो रहा था उड़कर पहुँच जाऊं और माँ के गले से लिपटकर खूब रोऊं। करीब आधा पौन घंटे बाद मैं सहज हो पाई। अच्छा हुआ जो रजत स्कूल में था और राधिका टीवी देखने में मग्न थी, नहीं तो बच्चे मेरी वह अवस्था देखकर घबरा ही जाते। कुछ शांत होने के बाद मैं हिसाब लगाने लगी कि माँ के यहाँ गए मुझे कितने साल हो गए हैं। शुभी की शादी में गई थी, उसके बाद निधि की सगाई में, उसके बाद नहीं गई। निधि की शादी हुई, मैं नहीं गई। सुनील अमेरिका गया, पूरा परिवार उसे विदा देने के लिए इकट्ठा हुआ। बड़े भैया के यहाँ 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ। फिर सुनील की भी शादी हुई। मैं किसी भी मौके पर नहीं गई, किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। उन लोगों को जता दिया था कि किसी तरह का कोई नेक दस्तूर ना भेजे, मैं लौटा दूंगी। 10 साल, हाँ, पूरे 10 साल हो गए हैं मैं अपने घर नहीं गई हूँ। अपना घर, हाँ, मेरे लिए वही अपना घर है। यह घर तो कभी अपना लगा ही नहीं। लगता है जैसे किसी ने खाना कपड़ा देकर मुझे अपनी गुलामी में रख लिया हो। 10 साल पहले वाली जन्माष्टमी याद है। सुनील आया हुआ था। पहली राखी पर शुभी पीहर आई हुई थी और उसे वापस छोड़ने सुनील गाजियाबाद गया था। वहां से लौटते हुए ब्रेक जर्नी करके भोपाल में उतर गया। बोला, अगली राखी पर मैं पता नहीं कहाँ रहूंगा। सोचा राखी इस बार तुम्हारे हाथों से ही बंधवाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारा भेजा हुआ लिफाफा भी साथ लाया हूं। उस बेचारे को क्या मालूम कि वह मुझे कैसे धर्म संकट में डाल रहा था। वे टूर पर गए हुए थे। हमेशा की तरह जाते समय मुझे घर खर्च के लिए गिनकर रुपए दे गए थे। लौटकर मुझसे पाई पाई का हिसाब भी वे मांगेंगे। मिठाई तो जैसे तैसे ले ही आती, पर और भी तो कुछ चाहिए। एक तो छोटा भाई, फिर राखी का मौका, और जैसा कि उसने कहा कि अगले साल वह पता नहीं कहाँ होगा। बाहर जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया।
कौन कहेगा कि मैं एक इंजीनियर की कंपनी एग्जीक्यूटिव की बीवी हूँ। मुझसे ज़्यादा शाह खर्च और खुशहाल तो शायद किसी क्लर्क की बीवी होगी। कम से कम रोज़ ऐसी किल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ता होगा। अगर किसी बहन बेटी को देने की बात होती तो मैं उसे अपनी एक हाथ साड़ी पकड़ा देती। हालांकि साड़ियाँ भी मेरे पास इन्हीं गिनी ही थी और सासू माँ हर 2-3 महीने बाद आकर मुस्तैदी से स्टॉक चेकिंग भी करती थी। शुभी सुनील से छोटी है और अभी नई नई शादी हुई थी, फिर भी उसने भाई को पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था। मैं एक आधा शर्ट पीस ही दे सकती तो मेरी इज्जत रह जाती। मैंने डरते डरते इनकी अलमारी में हाथ डाला। मेरे भाग्य से वह खुली ही थी। वहाँ 5-6 टी शर्ट रखे हुए मिले। याद आया, पिछली बार वे सिंगापुर से लाए थे, पर उनमें से एक भी अभी उन्होंने पहनी नहीं थी। मैंने एक टी शर्ट सुनील को पकड़ा दी और चैन की सांस ली, लेकिन तब नहीं पता था कि कितने बड़े संकट को न्योता दे रही हूँ। ये 4 दिन बाद टूर से लौटे। मुश्किल से नहाए भर होंगे कि मेरी पेशी हुई। ये अलमारी के सामने खड़े थे। उस दिन अलमारी खंगालने के बाद मैं उसे तरबियत से जमा नहीं पाई थी। वे देखते ही समझ गए होंगे कि किसी ने इसे छुआ है। उन्होंने सीधे पूछ ही लिया, तुमने मेरी अलमारी खोली थी शायद? किस लिए? सुनील आया था। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही कुछ खरीदने के लिए पैसे थे, इसलिए एक टी शर्ट निकालकर उसे दे दी। उन्होंने सोचा था कि चोरी पकड़े जाने पर मैं घबरा जाऊंगी, मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगेगी, पर मेरे निर्भीक और दो टूक उत्तर से वे चौंक गए। कुटिल स्वर के साथ बोले, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। चोरी तब कहलाती है जब हम दूसरों की चीज पर हाथ साफ करते हैं। अपने ही घर में यह कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? क्षण भर को वे निरुत्तर हो गए। फिर उन्होंने पैतरा बदला, मैंने तो सुन रखा था कि राखी पर भाई लोग बहन को कुछ देते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। भाई भी लाया था मेरे लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने और टॉफी। हमारे यहाँ छोटे भाई को भी कुछ देना पड़ता है। तुम्हें पता है तुमने जो टी शर्ट दी है उसकी कीमत क्या है? पता नहीं, पर मेरे भाई से तो महंगी नहीं होगी। वे फिर चौंके और कहा, मम्मी ठीक ही कहती है, गरीब घरों की लड़कियों की जान पीहर में ही अटकी रहती है। जब भी मौका मिलता है वे पीहर का ही घर भरती रहती है। शायद इसलिए आप मुझसे पाई पाई का हिसाब लेते हैं। पर जब इतना ही खतरा था तो आपको गरीब घर की लड़की लानी ही नहीं थी। अमीर घरों से रिश्ते नहीं आ रहे थे क्या? वे फिर एक बार निरुत्तर हो गए और जलती आंखों से मुझे घूरते रह गए। मैंने सोचा चलो बात यहीं समाप्त हो गई, पर कहाँ, बात तो अभी शुरू हुई थी। 2 महीने बाद निधि की सगाई थी। हम लोग सपरिवार गए थे। 2 बच्चों को लेकर इनके साथ यात्रा करना वाकई टेढ़ी खीर था, पर घर जाने की खुशी में मैं सारी तकलीफ को नज़रअंदाज करती रही। घर में उत्सव का सा माहौल था। बाबूजी बहुत खुश थे कि अपनी साधारण स्थिति के बावजूद वे तीनों बेटियों के लिए इंजीनियर दूल्हे ढूंढ सके थे। वे खुले मन से इसका पूरा श्रेय अपने बड़े बेटे को यानी बड़े भैया को दे रहे थे, जो पूरी मुस्तैदी के साथ सारी व्यवस्था देख रहे थे। सुनील साए की तरह उनके साथ लगा हुआ था। फलदान के बाद जब खाने पीने का दौर चल रहा था, इन्होंने अचानक कहा, सुनील, यह टी शर्ट तुम्हारे पास है? और मैं समझ रहा था शायद चोरी हो गई है। इतने सारे लोगों के सामने ऐसा लांछन। सुनील का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। मुझे जरा भी एहसास होता कि ये ऐसा तमाशा खड़ा करेंगे तो मैं उसे यह टी शर्ट पहनने ही नहीं देती, पर उन्होंने तो जैसे एकदम से ही बंदूक दाग दी। हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। बाद में सॉरी सॉरी करते रहे, पर उसमें कोई दम नहीं था। उसके बाद सुनील जो गायब हुआ, हमारे सामने ही नहीं आया। मैं भी उसका सामना करने से कतरा रही थी। हमें स्टेशन पर विदा करने के लिए मेरा चचेरा भाई आया था, क्योंकि बड़े भैया नए संबंधियों की सेवा में लगे हुए थे। इस बात का इन्होंने बहुत बुरा माना था और वे पूरे रास्ते मुंह फुलाए रहे, पर मैं खुद इतने रोष में थी कि मैंने इनकी नाराजगी को कोई तवज्जो ही नहीं दी। घर पहुंचकर हमारा जमकर झगड़ा हुआ। मेरे सारे आरोप प्रत्यारोप को, ताने उलानों को दरकिनार करते हुए उन्होंने सपाट स्वर में कहा, यह तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, नसीहत है, इशारा है।
भविष्य में मुझसे पूछे बिना मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। इनकी हरकतों ने निधि की सगाई में इतना शर्मसार कर दिया था कि वहां से लौटकर ना तो मैंने घर पत्र ही लिखा, ना फोन किया। फोन तो वैसे भी कम ही करती थी, क्योंकि बिल आने पर एक एक कॉल का ब्यौरा देना पड़ता था। एक दिन बाबूजी का ही पत्र आ गया कि सुनील का यूएस से जाना लगभग तय हो गया है। वे चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द निधि की भी शादी हो जाए, ताकि सुनील उसमें शामिल हो सके। वैसे भी शादी में उसका होना जरूरी है, नहीं तो अनिल अकेला पड़ जाएगा। पत्र पढ़कर मैं यही सोच रही थी कि साल भर में यह दूसरी शादी है। बाबूजी कैसे मैनेज करेंगे? बड़े भैया भी आखिर कितना करेंगे? उनकी भी दो दो बेटियां हैं, उनके लिए भी तो कुछ सहेजना होगा। उन लोगों से भी ज्यादा फिक्र मुझे अपनी हो रही थी। शुभी की शादी का सारा नाटक याद करके मेरा मन डूबने सा लगा था। शुभी की शादी की खबर से मैं जितनी उत्साहित हुई थी, निधि की शादी की खबर ने मुझे उतना ही निढाल कर दिया था। मेरी शादी के बाद घर में शुभी की ही पहली शादी थी और मैं उत्साह और उमंग से भर उठी थी। मैं वहां खूब ठसक से जाना चाहती थी, इसलिए नई साड़ी, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने की प्लानिंग कर दी थी। तभी इनकी घोषणा ने मेरा उत्साह पर तुषारापात कर दिया। वे बोले, या तो शुभी के लिए गिफ्ट ले लो या अपने लिए साड़ी ले लो, मैं दो दो खर्च नहीं उठा सकता। उस समय मैंने उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया था, पर वे अपनी बात पर कायम रहे। जब मैंने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब गिफ्ट का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा, मेरा बजट खत्म हो गया है। मैं चाहती तो अपनी नई साड़ी भी शुभी को दे सकती थी, पर शादी के बाद पहली बार अपनी मर्जी से अपनी पसंद की एक साड़ी खरीदी थी। उसका मोह इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था। उस उम्र में इतना विवेक भी कहाँ होता है। मैंने शुभी को वे झुमके ही दे दिए जो मौसी ने मुझे मेरी शादी पर दिए थे। वे फौरन पहचान लिए गए और अच्छा खासा नाटक हो गया। मौसी खूब रोई कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके बड़ी हसरत से श्रुति को एक चीज दी थी, पर उसने उसे भी खारिज कर दिया। शुभी का भी मुंह फूल गया। उसने निधि से कहा कि दीदी मुझे एक नाक का लौंग भी दे देती तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर उन्होंने 10 बार पहनी हुई अपने मन से उतरी हुई चीज मुझे शादी के तोहफे में दी। इसका बहुत दुख हुआ। अब मैं उसे क्या बताती कि उसकी दीदी के लिए नाक की लौंग खरीदना भी भारी है। शादी के तुरंत बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मम्मी जी भी आधमकी थी। उन्होंने भी डांट पिलाई थी कि घर के बड़े बुजुर्ग मर गए हैं जो अपनी मर्जी से गहने बांटती फिर रही हो। सजा के तौर पर वह मेरी सारी ज्वेलरी अपने साथ ले गई। बस वे 4 ही चीजें मेरे पास रह गई जो मैं रोज पहनती थी, चूड़ियाँ, चैन, टॉप्स और अंगूठी। अब अगर निधि की शादी में जाना हो तो पहले मुझे अपने गहने मंगवाने होंगे और मांगने पर वे दे देंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने शुभी को जो भी दिया हो, माँ बाबूजी ने नेक दस्तूर में कभी कोई कमी नहीं की। सास ससुर नंदों समेत पूरे परिवार के लिए कपड़े आए थे। इनके लिए अलग से एक घड़ी भी थी। निधि की शादी में भी यही सब होगा। मैं खाली हाथ भी गई तब भी वे अपनी परंपरा का पूरा निर्वाह करेंगे। मेरी गर्दन शर्म से और झुक जाएगी। शादी की तारीख तय होते ही इनके नाम बाबूजी की मनुहारी पाती भी आ गई। सारा कार्यक्रम निवेदन करने के बाद एक फुटनोट भी था। आने की तारीख बता देंगे तो रिजर्वेशन करवाने में सुविधा होगी। इन्होंने पत्र मेरे हाथ में देते हुए पूछा, कब जाना चाहती हो? कभी भी नहीं। क्या मतलब? मैं कोई जर्मन या फ्रेंच थोड़ी ही बोल रही हूँ। सीधी सादी हिंदी में बात कर रही हूँ कि मैं वहां जाना नहीं चाहती। हर बार खाली हाथ जाती हूँ और वहां से भर भर कर ले आती हूँ। अच्छा नहीं लगता। ऐसा कौन सा कारू का खजाना लुटा देते हैं वे लोग जो तुम्हें संकोच हो रहा है? जो भी देते हैं अपनी हैसियत से ज्यादा ही देते हैं, और मैंने जब भी कुछ देने की कोशिश की है मेरे हाथ कलम कर दिए गए हैं। इस शर्मनाक किस्से को मैं बार बार दोहरा नहीं सकती। अब कृपया करके इस विषय पर मुझसे कोई बहस मत कीजिए। मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। मेरे स्वर की दृढ़ता से वे चकित ही नहीं, आतंकित भी हो गए। उन्होंने फिर इस विषय पर कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने सूट वगैरह ड्राई क्लीनिंग के लिए निकाले थे, चुपचाप वापस रख दिए। मैंने उन्हें मना नहीं किया था, पर वे जानते थे कि अकेले जाएंगे तो लोग प्रश्न पूछ पूछ कर नाक में दम कर देंगे।
फिर मैंने एक दिन बड़े भैया को उनके दफ्तर में फ़ोन लगाया। कहा कि मैं किसी कारणवश शादी में नहीं आ पाऊंगी। कृपया इस बात को अभी अपने तक ही रखें। शादी के समय कोई मुनासिब बहाना बना दीजिए। और हाँ, अभी भेंट उपहार कुछ भी ना भेजिएगा, नहीं तो मुझे मजबूरन सब सामान लौटाना पड़ेगा। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, इसलिए आप भी मेरी मजबूरी को समझे। भैया बार बार पूछते रहे, पर मैंने उन्हें हवा नहीं लगने दी। यही कहा कि बाद में बताऊंगी। उसके बाद भी उनके फ़ोन आते रहे, कभी मेरे पास कभी इनके पास, पर मैं टस से मस नहीं हुई। शादी के बाद भी उनका फ़ोन आया था कि माँ और निधि पूरे वक्त रोती रही। बाबूजी भी बेहद उदास हो गए थे। रिश्तेदारों ने सवालों की झड़ी लगा दी थी, जिनके जवाब देते देते तुम्हारी भाभी रुआसी हो गई थी। 2 दिन बाद भैया का फिर फ़ोन आया। शादी में नहीं आई कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई वजह रही होगी, पर अब आ जाओ। 15 तारीख को सुनील जा रहा है, शुभी और निधि भी आ रही हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी। उत्तर पे मैं चुप ही लगा गई। सुनील के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी। निधि के शादी के 10-15 दिन बाद मम्मी जी भी बरेली से पधारी। उनका आना अपेक्षित ही था। उन्हें यह उत्सुकता रही होगी कि इस बार क्या क्या मिला। काश उन्होंने कभी यह भी पूछा होता कि हम लोग वहाँ क्या दे रहे हैं। निमंत्रण तो हर बार उनके पास भी पहुँचता रहा है, पर वे जानकर भी अनजान बनी रहती है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि उन लोगों ने क्या दिया। इस बार मैंने तय कर लिया था कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि दोबारा कभी यह विषय नहीं उठेगा। शाम तक उन्होंने किसी तरह सब्र किया। आखिरकार रात को खाने की मेज पर उन्होंने पूछ ही लिया, राधिका, मौसी की शादी में क्या मिला? नन्ही राधिका ने तपाक से जवाब दिया, हम तो गए भी नहीं। क्या मतलब? उन्होंने बेटे की ओर देखा। तुम्हें छुट्टी नहीं मिली क्या? कम से कम इन लोगों को तो भेज देते। भेज कैसे देता, कोई जाए तब ना। श्रुति ने साफ मना कर दिया था, फिर मैं अकेला जाकर क्या करता। खैर, तुम अकेले नहीं गए यह तो अच्छा किया, पर इसने क्यों मना कर दिया? इतनी देर से मैं चुपचाप कौर तोड़ रही थी। जब मैंने देखा कि मम्मी जी की आंखें मुझ पर टिक गई है, तो धीरे से कहा, दरअसल मम्मी जी, मुझे छोटी बहन की शादी में खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। पर खाली हाथ क्यों? इसलिए कि आपके बेटे के पास फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। अब जैसा भी हो, घर में तो सब चलता है, पर बाहर मुझे अपने से ज़्यादा आप लोगों की इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ तो सब यही जानते हैं कि श्रुति बहुत बड़े घर में ब्याही गई है, पर जब वह मेरा हुलिया देखते हैं, मेरे गहने कपड़े परखते हैं, तो उन्हें बड़े घर की बात पर शक होने लगता है। और जब मैं इस तरह खाली हाथ पहुँच जाती हूँ, तो उनका शक विश्वास में बदल जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि घर की जो भी स्थिति है, दबी ढकी रहे तो अच्छा है। उसका प्रदर्शन करने से आपका ही मान घटता है और मेरे घर वालों की भी नाक नीची होती है। माँ बेटे दोनों मुंह बाए मुझे देखते रह गए। गरीब घर की लड़की ने आज उनकी औकात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, और वे बचाव में कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेचारे कसमसाकर रह गए। मैंने अपनी बात पर मोहर लगाते हुए कहा, इसलिए मम्मी जी, मैंने अब यह निश्चय कर लिया है कि मैं किसी भी पर्व उत्सव पर या शादी ब्याह पर माँ के घर नहीं जाऊंगी। इस बात को 10 साल हो चले हैं। मैं आज भी अपने निर्णय पर कायम हूँ। भैया के यहाँ मुद्दतों बाद बेटा हुआ, मैं नहीं गई। सुनील की शादी हुई, मैं नहीं गई। बाबूजी की षष्ठी पूर्ति हुई, मैं नहीं गई। और अब जब खास खास मौक़ों पर मैं नहीं गई, तो बेमौके जाते हुए भी संकोच हो आया। इसलिए 10 साल से पीहर गई ही नहीं। एक तरह से अन्याय के विरुद्ध यह मेरा सत्याग्रह था। उससे ये पसीज से तो खैर क्या, पर हाँ, थोड़ा बदलाव ज़रूर आया। मम्मी जी का रिमोट कंट्रोल अब उतना कारगर नहीं रहा, और इन्होंने परिवार के लिए स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर दिया। फिर भी मन में एक भट्टी हमेशा सुलगती रहती। जिन लोगों के कारण मेरा घर छूट गया, माँ बाप दूर हो गए, उन्हें मैं सहज ही क्षमा नहीं कर सकती। और आज सुनील का पत्र आने के बाद मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मम्मी, रजत की पुकार ने मुझे चौंका दिया। घड़ी में देखा 1:30 बज रहे थे। रोज की तरह रजत को स्कूल से लेते हुए ये लंच के लिए आ गए थे।
मुझे तो इतनी देर तक समय का ध्यान ही नहीं रहा था। गनीमत थी कि पोस्टमैन के आने के पहले मैं सब्जी छौंक चुकी थी, दाल बन गई थी और फ्रिज में आटा रखा था। मैंने फटाफट चावल का कुकर चढ़ा दिया। उसी समय रुआसी राधिका किचन में आई। आज वह टेस्ट की तैयारी के लिए घर में रुक गई थी और टीवी देखते पकड़ी गई। गलती मेरी ही थी। मैंने एक बार भी उसे टोका नहीं था। मुझे होश ही नहीं था। मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसे टेबल लगाने के लिए कहा। यूँ तो काम बताने पर उसका दिमाग चटक जाता है, पर रात चुपचाप प्लेटें लगाती रही। 15 मिनट देर से ही सही, खाना लग गया था तो मैंने चैन की सांस ली। इनका मूड ठीक ठाक देखकर मैंने पार्सल की बात छेड़ दी। कहा कि डाकिया रसीद दे गया है, क्या आप ऑफिस से लौटते हुए लेते आएंगे? ये बोले। मेरे ऑफिस से लौटने तक डाकघर खुला थोड़ी ही रहेगा, अभी ही चला जाऊंगा तो ठीक रहेगा। फिर हंसकर बोले, मुद्दतों बाद ससुराल से कोई सौगात आई है, अब उसे लाने में देर नहीं करूंगा। खाना खाकर ये चलने को हुए तो बच्चे भी जिद करके साथ हो लिए। मामा के पार्सल के लिए वे पिता से भी ज्यादा उत्सुक थे। बेचारे मेरे हठधर्मिता की वजह से मामा मौसी नाना नानी का प्यार दुलार कभी जान ही नहीं पाए। वैसे शुभी एक आध बार आई थी। एक बार मसूरी जाते हुए निधि बच्चों को साथ ले गई थी, पर उनके मन में सबसे ज्यादा आकर्षण सुनील के लिए था, वह यूएसए में जो था। वे लौटे तो उत्सुकतावश मैं भी बाहर आकर खड़ी हो गई। बाप बेटे दोनों ने डिक्की में से 2 बॉक्स निकाले और ड्राइंग रूम में सोफे पर लाकर रखे। उनके खुलने तक बच्चों की उत्सुकता चरम तक पहुंच चुकी थी। पहला बक्सा खुलते ही सबसे पहले एक टी शर्ट निकली। रजत ने उत्सुकता से उठाया। अरे, यह तो पापा के नाप का है, उसने कहा और परे पटक दिया। फिर एक और टी शर्ट निकली, वह भी इनके नाप की। फिर एक और करते करते 10 टी शर्ट निकले, सब बड़े इनके नाप के। फिर दूसरा बॉक्स खोला गया। बच्चों को विश्वास था कि इसमें उनके मतलब का कुछ ना कुछ निकलेगा, पर यह बॉक्स भी वही कहानी दोहराता रहा। थोड़ी देर में ड्राइंग रूम की शक्ल किसी टी शर्ट पॉइंट के शोरूम जैसी हो गई। बच्चों के चेहरे बुझ गए थे और इनका चेहरा, मेरी तो उस और देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यह क्या पागलपन है? आखिरी टी शर्ट निकालते हुए ये भुनभुनाए और उन्होंने खाली बक्सा दूर उछाल दिया। बेचारा दूर जाकर औंधे मुंह गिरा। राधिका ने लपक कर उसे उठाया तो टप से एक लिफाफा गिरा। राधिका ने उठाकर मेरे हाथ में दिया। पत्र इनके नाम था, पर ये कब के ऑफिस जा चुके थे। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में बस एक वाक्य लिखा था, जीजा जी, आपका कर्ज ब्याज समेत लौटा रहा हूं, अब तो दीदी को मुक्त कर दीजिए। सुनील। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी बंधक।